हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 2018 का जो पीजीटी बायोलॉजी का पेपर है यानी कि लेवल 3 है, उसमें हम बात करने वाले हैं पेडागोजी सेक्शन की। ठीक है, तो हम पीवाईक्यूज आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम फेमस बोबो डोल एक्सपेरिमेंट। तो जो बोबो डोल एक्सपेरिमेंट है वो एल्बर्ट बंदूरा ने किया है, जो बिहेवियर कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं कि कैसे बच्चे बिहेवियर सीखते हैं, जैसे एग्रेशन कैसे सीखते हैं, जिसे वो अपने बड़े जो लोग हैं जैसे पेरेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको कॉपी करते हैं बिहेवियर सीखने के लिए। जैसे भाई अगर पेरेंट्स डोल के ऊपर एग्रेशन शो करते हैं तो बच्चा भी एग्रेशन शो करता है, वो उससे प्यार से मतलब सहलाते हैं तो बच्चे भी प्यार से सहलाते हैं। ठीक है, तो ये बोबो डोल एक्सपेरिमेंट है जो किसने किया है, एल्बर्ट बंदूरा ने किया है। तो यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज डिराइव्ड, किस बोबो डोल एक्सपेरिमेंट से कौन सा कंसेप्ट डिराइव किया गया है। इंसाइटफुल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मोरल डेवलपमेंट, कंडीशनल रिस्पॉन्स। देखो हम अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके सीखते हैं तो ऑब्वियसली बात है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगी। अब इंसाइटफुल लर्निंग क्या होती है, इंसाइटफुल लर्निंग ये होती है जब हम एकदम से सीखते हैं। जैसे गेस्टोल्ट हमारा इंसाइटफुल लर्निंग के बारे में बात करते हैं, जो गेस्टोल्ट हैं वो बात करते हैं। वुल्फ गैंग जो हैं, वुल्फ गैंग कोलर हमारा बात करते हैं किसकी, इंसाइटफुल लर्निंग की बात करते हैं। और इन्होंने किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था, चिंपैंजीज के साथ एक्सपेरिमेंट किया था कि चिंपैंजीज केले को उठाएगा तो स्टिक को जोड़ेगा। ठीक है, तो एकदम से उसके माइंड में आएगा कि एकदम से लर्निंग होगी, वो इंसाइटफुल लर्निंग होती है। मोरल डेवलपमेंट, जिसमें मोरल डेवलपमेंट के बारे में भी कोलबर्ग बात करते हैं, जीन पियाजे बात करते हैं। ये बात करते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल के अंदर ये समझ आती है कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, तो ये मोरल डेवलपमेंट में आता है। कंडीशनल रिस्पॉन्स की बात करते हैं, स्किनर बात करते हैं, पेवलोव बात करते हैं। ठीक है, कि स्टिमुलस से वो क्या करते हैं, कंडीशनल रिस्पॉन्स जनरेट होता है ना, तो मोस्टली यहाँ पे पेवलोव बात करते हैं कंडीशनल रिस्पॉन्स की। क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस एसोशिएट हो जाता है एक मीनिंगफुल स्टिमुलस के साथ और फिर लर्निंग होती है, वो कंडीशनल रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द एज रेंज ऑफ जेनाइटल स्टेज ऑफ फ्रूट्स थ्योरी ऑफ साइको, जस्ट अ मिनट, द एज रेंज ऑफ जेनाइटल स्टेज, अलग अलग स्टेज दी हैं फ्रूट ने अपनी थ्योरी में, कौन सी थ्योरी में, साइको सेक्सुअल थ्योरी में। तो वो बोलते हैं कि क्या एज रेंज होगी जेनाइटल स्टेज की, जेनाइटल स्टेज की क्या एज, एज क्या है, एज रेंज ऑफ जेनाइटल स्टेज ऑफ फ्रूट्स थ्योरी ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट इज सिमिलर है किससे, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। वो बोलते हैं कि जो एज रेंज है, मतलब इस रेंज, वो बात करते हैं ना कि इस एज में बच्चा की ये स्टेज आती है, इस एज में बच्चे की ये स्टेज आती है। तो वो बोलते हैं कि जो जेनाइटल स्टेज की एज है वो सिमिलर होती है इनमें से कौन सी स्टेज के, अकॉर्डिंग टू इरेक्शन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आता है जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं, न्यू बोर्न से लेके जब तक बच्चे 18 महीने के नहीं होते उसके बीच में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की फीलिंग आती है। अगर बच्चे के पेरेंट्स उसको अच्छे ट्रीट करते तो वो ट्रस्ट बिल्ड करता है, अगर अच्छे से ट्रीट नहीं करते तो उसके अंदर मिसट्रीट यहाँ पे डेवलप होता है। ठीक है, और ये फ्रूड की जो मिसट्रस्ट वाली जो यहाँ पे इरेक्शन ने दी है, ये इरेक्शन की जो थ्योरी है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, उसमें वो ट्रस्ट मिसट्रस्ट की बात करते हैं न्यू बोर्न से लेके 18 महीने तक के बच्चे में। और ये फ्रूड की, अगर हम फ्रूड की स्टेजेस की बात करें तो फ्रूड की कौन सी स्टेज से मिलती है, ओरल स्टेज से मिलती है, फ्रूड की ओरल स्टेज से मिलती है। ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ये इरेक्शन की सेकंड स्टेज है जिसमें 18 से 3 साल तक ये चलती है, 18 से 3 साल तक ये चलती है, इरेक्शन की सेकंड स्टेज है। और ये कौन सी फ्रूट की स्टेज से मिलती है, एनल स्टेज से मिलती है, जिसमें हम बच्चे को पोटी ट्रेनिंग करवाते हैं, एनल स्टेज से मिलती है। ऑटोनॉमी और शेम का मतलब क्या है, बच्चा अशेम्ड फील करता है। ऑटोनॉमी, अगर बच्चे को हम खुद से काम करने देंगे, उसको खुद से ट्राई करने देंगे तो ऑटोनॉमी डेवलप होगी, और हम ऐसे बोलेंगे कि तेरे से ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो उसमें शेम की फीलिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट।
ये इरेक्शन की थर्ड स्टेज होती है। ये 3 साल से 5 साल की एज में आती है और ये फ्रूट की फैलिक स्टेज से के सिमिलर है, फ्रूट की फैलिक स्टेज से मिलती है ना। लास्ट क्या है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन प्यूबर्टी वाली स्टेज में आता है और ये इरेक्शन की 5th स्टेज है, ठीक है, जिसमें बच्चा खुद को आइडेंटिटी क्राइसिस उसको होता है कि मेरा क्या रोल, किस रोल में मैं फिट बैठता हूँ, किस बिलीफ में मैं फिट बैठता हूँ, क्या मेरे मतलब वैल्यूज़ है ना। और ये फ्रूट की जेनाइटल स्टेज से मैच करती है, फ्रूट की जेनाइटल स्टेज से मैच करती है, ठीक है। पे क्या होना चाहिए, हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या होना चाहिए, 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। पे 2 थ्योरीज के बारे में बात की गई है। पहली हमारे पास क्या है, फ्रूट्स की थ्योरी, ठीक है। 2 थ्योरीज के बारे में बात की गई है, एक बार समझ लेते हैं कि फ्रूट्स की थ्योरी और इरेक्शन की थ्योरी क्या बोलती है, ठीक है। पहले यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे फ्रूट्स की साइको सोशल थ्योरी के बारे में बात की गई है, फ्रूट्स की साइको सोशल थ्योरी के बारे में बात की गई है, ठीक है। ये किसने प्रपोज की है, ये प्रपोज की है सिगमंड फ्रूड ने, सिगमंड फ्रूड ने ये प्रपोज की है, ठीक है। सिगमंड फ्रूड ने इसको प्रपोज किया है। ये किस चीज़ पे फोकस करते हैं, ये फोकस करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डेवलप होती है उसकी सेक्सुअल एनर्जी से, उसकी लिबिडियो से। ये किस पे फोकस करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी या किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी उसकी सेक्सुअल एनर्जी के थ्रू, उसकी सेक्सुअल एनर्जी यानी कि उसकी लिबिडियो के थ्रू वो क्या करती है, अगर उसको हम सेटिस्फाई करेंगे, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा तो वो प्रॉपरली डेवलप करेगा। यहाँ पे कोर आइडिया क्या है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस है वो ही डिटरमाइन करेंगे कि बच्चे की एडल्ट बनने के बाद क्या पर्सनैलिटी होगी, है ना। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस डिटरमाइन करते हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन एडल्ट पर्सनैलिटी, एडल्ट की पर्सनैलिटी को, एडल्ट पर्सनैलिटी। की कंसेप्ट यहाँ पे फिक्सेशन, फिक्सेशन का मतलब क्या है कि भी जो भी कन्फ्लिक्ट आ रहा है अगर वो रिजोल्व नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेज पे बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो हमें कन्फ्लिक्ट को क्या करना है, फिक्स करना है, मतलब उसको रिजोल्व करना है, ठीक है, उसको रिजोल्व करना है। अब यहाँ पे स्टेजेस की बात करें तो कौन कौन सी स्टेज यहाँ पे दी है इसने, एक ओरल स्टेज है, फर्स्ट जो स्टेज है यहाँ पे फ्रूट की साइको सोशल थ्योरी में वो ओरल स्टेज है जो 0 से 1 साल तक चलती है या 18 महीने तक चलती है, ठीक है। तो ये जो 18 महीने या 1 साल तक की ओरल स्टेज है, ये जो ओरल स्टेज होती है ये न्यू बॉर्न से स्टार्ट होती है। तो इसमें जो जोन होता है, जो को एक्टिव जोन होता है वो क्या होता है, माउथ, बच्चा सक करता है, दूध पीता है, फीडिंग करता है, माउथ ज़्यादा एक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट आता है वो वीनिंग आता है, वीनिंग यहाँ पे कन्फ्लिक्ट की फॉर्म में आता है। अब यहाँ पे हम फिक्स क्या कर सकते हैं, पॉसिबल फिक्सेशन क्या है, बच्चा डिपेंडेंसी फील करेगा अगर उसको अच्छे से फीड नहीं करवाया गया तो वो अपने एडल्ट होने के बाद भी डिपेंडेंसी शो करेगा और स्मोकिंग करेगा, ठीक है, स्मोकिंग करेगा। तो हम स्मोकिंग को, डिपेंडेंसी को कैसे हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं बच्चे के इस चीज़ को समझ के कि शायद उसकी ओरल स्टेज में उसको अच्छे से फीड नहीं करवाया गया। नेक्स्ट होती है एनल स्टेज। एनल स्टेज में 1 से 3 साल की एज में एनल स्टेज आती है जिसमें हम एनएस पे फोकस करते हैं, मतलब कि उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। अगर प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को नहीं दी जाती, टॉयलेट ट्रेनिंग अगर बच्चे को नहीं दी जाती तो बच्चा ऑब्सेसिव बिहेवियर शो करता है। एडल्ट होने के बाद बच्चा ऑब्सेसिव बिहेवियर और मैसी होता है और ऑब्सेसिव बिहेवियर शो करता है। तो इस बिहेवियर को अगर हम एक्नॉलेज करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसकी एनएस को फिक्स करना पड़ेगा, मतलब कि उसके चाइल्डहुड में उसको टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं दी गई होगी, इस वजह से उसके अंदर ये बिहेवियर है। थर्ड आती है इसमें फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज 3 to 6 ईयर्स में आती है। फेलिक स्टेज कब आती है, 3 to 6 ईयर में आती है फेलिक स्टेज, ठीक है। फेलिक स्टेज में जेनाइटल्स के ऊपर फोकस किया जाता है, जेनाइटल्स के ऊपर फोकस किया जाता है। इसमें 2 कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं यहाँ पे फ्रूड, एक होता है ओडीपस कॉम्प्लेक्स, एक होता है ओडीपस कॉम्प्लेक्स और एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। एक क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये लड़कों में होता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस में होता है, बॉयज में होता है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस में होता है, गर्ल्स में होता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस में होता है, गर्ल्स में होता है। ओ से याद रखो, बॉय में भी ओ आता है, ओडिपस में भी ओ आता है। तो ओडिपस बॉयज में, इलेक्ट्रा गर्ल्स में, ठीक है। अब देखो, जो ओडिपस होता है बॉयज में होता है, वो अपनी मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो अपनी मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़कियों में होता है, वो अपने फादर की तरफ ज़्यादा यहाँ पे क्या होते हैं कि अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे जो है वो मदर की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको अपने पापा से डर लगता है। उनको लगता है कि शायद हमारे यहाँ पे जेनिटल्स को वो काट देंगे या मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, जो भी है। लड़कियाँ पिता की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, यहाँ पे लड़कियाँ क्या होती हैं, पिता की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, जिसको यहाँ पे रिजोल्व अगर मतलब ये अगर अच्छे से नहीं डेवलप होता है, अगर ये चीज़ अच्छे से डेवलप नहीं होती है, तो यहाँ पे बच्चों को एडल्ट बनने के बाद क्या फेस करना पड़ता है, ईगो इशू फेस करने पड़ते हैं। ईगो इशू फेस करने पड़ते हैं, ईगो इश्यूज़, ठीक है। इसकी पॉसिबल फिक्सेशन क्या है, ईगो इशू को अगर हमें फिक्स करना है तो हमें फेलिक स्टेज को देखना पड़ेगा, ठीक है। लेटेंसी, नेक्स्ट पीरियड आता है लेटेंसी का। लेटेंसी स्टेज होती है 6 to 12 ईयर्स में, ठीक है। ये डोरमेंट स्टेज है, डोरमेंट है ये। यहाँ पे बच्चा सोशल स्किल्स सीखता है, सोशल स्किल्स सीखता है। अगर वो प्रॉपरली नहीं डेवलप होते सोशली, वो अगर इंगेज नहीं होता, सोशल स्किल्स नहीं सीख पाता, तो सोशल प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेज आती है इसमें जेनाइटल स्टेज। नेक्स्ट स्टेज लास्ट स्टेज है जेनाइटल स्टेज, जो 12 से और थ्रू आउट ऑफ एज ऑफ अ चाइल्ड वो चलती है। इसमें भी जेनाइटल्स के ऊपर फोकस किया जाता है, जेनाइटल्स के ऊपर फोकस किया जाता है। इसमें बच्चे की अगर प्रॉपर डेवलपमेंट होती है तो वो मैच्योर रिलेशनशिप्स बनाता है, मैच्योर रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है। अगर वो मैच्योर रिलेशनशिप नहीं बना पाता तो वो हेल्दी पर्सनैलिटी नहीं बन पाता, हेल्दी पर्सनैलिटी वो नहीं शो कर पाता। अगर उसकी मैच्योर रिलेशनशिप बनती हैं तो वो उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है, हेल्दी पर्सनैलिटी होती है। तो हमने क्या देखा, जो फ्रूड साइको सोशल थ्योरी है वो सिगमंड फ्रूड ने दी। वो बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की, वो बात करते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी या लिबिडो को सेटिस्फाई करके हर एक स्टेज पे पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है। जो चाइल्डहुड में जो भी बच्चा एक्सपीरियंस करता है वही एडल्ट की पर्सनैलिटी में डिटरमाइन किया जाता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आएंगे। फिक्सेशन मतलब कन्फ्लिक्ट जब आएगा तो उसको फिक्स करना पड़ता है। तो उन्होंने अलग अलग स्टेज की बात की है, जैसे फर्स्ट स्टेज यहाँ पे ओरल स्टेज है, सेकंड एनल स्टेज है, थर्ड फेलिक स्टेज है, ठीक है। थर्ड हमारी क्या है, फेलिक स्टेज है, फोर्थ लेटेंसी फेज है और फिफ्थ जेनाइटल स्टेज है। ओरल होती है 0 से 18 साल या 1 ईयर, है ना, 18 महीने सॉरी, और या 1 ईयर। यहाँ पे माउथ पे फोकस किया जाता है। बच्चा यहाँ पे क्या सीखता है, वीनिंग सीखता है, ठीक है। मतलब वो माउथ से फीड करता है, अगर उसको प्रॉपरली फीड नहीं किया जाता तो वो एडल्टहुड में डिपेंडेंसी और स्मोकिंग की तरफ बढ़ता है। एनएल 1 to 3 ईयर्स में आती है। एनएस पे फोकस किया जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग करवाई जाती है। अगर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं दी गई है तो वो ऑब्सेसिव नेचर का होगा और मेसी होगा एडल्ट बनने के बाद। फेलिक स्टेज 3 से 6 साल की एज में आती है। जेनाइटल के ऊपर फोकस किया जाता है। बच्चे इसमें ओइडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। ओ से याद रखो, बॉयज में भी ओ है, ओइडिपस में भी ओ है, तो ओ मतलब ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। इसमें बच्चे मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर ये ओइडिपस कॉम्प्लेक्स को अगर हम अच्छे से नहीं मतलब बच्चों का ये डेवलप नहीं होता है, तो जेनाइटल्स अगर उनके सेटिस्फाई नहीं होते हैं या फिर उनको सेफ फील नहीं होता है तो उनके अंदर ईगो इश्यूज आते हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स में होता है, गर्ल्स में होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो गर्ल्स होती है वो फादर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। लेटेंसी पीरियड 6 to 12 ईयर्स में आता है, जो डोरमेंट स्टेज है। यहाँ पे सोशल स्किल्स बच्चा सीखता है। अगर सोशली वो अच्छे से इंट्रैक्शन नहीं सीखता तो सोशल प्रॉब्लम्स उसको एडल्टहुड बनने के बाद फेस करनी पड़ती हैं। जेनाइटल 12 ईयर्स से बाद में जब तक भी वो एडल्ट है तब तक चलती है। इसमें जेनाइटल्स पे फोकस किया जाता है। अगर बच्चे के मैच्योर रिलेशनशिप बनते हैं तो हेल्दी पर्सनैलिटी बनती है, अगर इनमैच्योर रिलेशनशिप बनते हैं तो अनहेल्दी पर्सनैलिटी बनती है। तो यहाँ पे जो सिगमंड फ्रूड है वो यहाँ पे फोकस करते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है किसी भी बच्चे की, तो वो बायोलॉजिकली ड्रिवन होती है। वो कैसे ड्रिवन होती है, बायोलॉजिकली ड्रिवन होती है। और ये एम्फेसिस करते हैं, ये किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान करते हैं, किस पे फोकस करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस करते हैं।
अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर फोकस करते हैं। और ये बोलते हैं कि जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होते हैं वो सेंट्रल हैं, वो सेंट्रल प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। और अर्ली चाइल्डहुड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में अगर हम प्रॉपर्ली चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो बच्चे में बाद में एडल्ट बनने के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। नेक्स्ट थ्योरी देख लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरी हमारी क्या थी? नेक्स्ट थ्योरी थी हमारी इरेक्शन की थ्योरी, इरेक्शन की जो थ्योरी है, इरेक्शन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, इरेक्शन की थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट, इरेक्शन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, ये किसने प्रपोज की है? ये प्रपोज्ड बाय इरिक्शन। ये किसने प्रपोज की है? इरिक्शन ने प्रपोज की है। प्रपोज किसने किया? इरिक्शन ने। तो फोकस इस पे, किस पे फोकस करते हैं इरेक्शन की थ्योरी में? जो इरेक्शन है वो किस पे फोकस करते हैं? वो सोशल इंटरेक्शन पे फोकस करते हैं और इमोशनल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। सोशल इंटरेक्शन एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन पे फोकस करते हैं और इमोशनल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। यहाँ पे कोर आइडिया क्या है? इरेक्शन की थ्योरी का कोर आइडिया क्या है? इरेक्शन की थ्योरी का कोर आइडिया ये है कि जो पर्सनैलिटी है वो थ्रू आउट इंटायर लाइफ वो क्या करती है? डेवलप करती है। वो एक बारी में डेवलप नहीं करती, जो पर्सनैलिटी है वो थ्रू आउट लाइफ डेवलप करती है। पर्सनैलिटी, जो कि सही बात है, पर्सनैलिटी डेवलप करती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। उसकी पूरी लाइफ में जो भी वो एक्सपीरियंस फेस करेगा उससे उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे। की कंसेप्ट यहाँ पे क्या है? हमारा की कंसेप्ट ये है कि हर एक स्टेज में एक साइको सोशल क्राइसिस आता है, उस क्राइसिस को हमें रिज्यूम करना है प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। ईच स्टेज हैज़ अ साइको सोशल क्राइसिस, साइको सोशल क्राइसिस, ठीक है, क्राइसिस आता है जिसको हमें रिजोल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इरेक्शन की अलग अलग स्टेजेस की बात करते हैं। इरेक्शन की अलग अलग स्टेजेस की बात करें तो फर्स्ट स्टेज यहाँ पे क्या आती है? फर्स्ट स्टेज आती है हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली स्टेज आती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज आती है, जिसमें बात करते हैं इरेक्शन कि ये 0 से 1 साल या 18 महीने तक चलती है, ठीक है। यहाँ पे साइको सोशल क्राइसिस क्या है? बच्चे को केयर मिलेगी तो वो ट्रस्ट डेवलप होगा, और उसको प्रॉपरली फीड करवाया जाएगा तो उस पर ट्रस्ट डेवलप होगा और पॉजिटिव आउटकम आएगा कि वो होपफुल बन पाएगा, ऑप्टिमिस्टिक बच्चा बन पाएगा एज अ अडल्ट, ठीक है। बट अगर उसके अंदर प्रॉपर केयर नहीं की गई उसकी, या उसको प्रॉपरली फीड नहीं करवाया गया, तो वो मतलब वो क्या होगा? पेसिमिस्ट टाइप का बच्चा बनेगा एज अ अडल्ट। सेकेंड यहाँ पे स्टेज होती है ऑटोनोमी वर्सेस शेम वाली स्टेज। इसमें क्या होता है? बच्चा बहुत सारी चीज़ें खुद करना चाहता है, क्योंकि 1 से वो 3 साल की एज में आ जाता है तो वो खुद से एक्सप्लोर करना चाहता है, वो इंडिपेंडेंस चाहता है। अगर हम बच्चे को इंडिपेंडेंस देते हैं, तो ऑटोनॉमी डेवलप होगी, मतलब उसके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। विल पावर क्या हो जाएगी? बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पर अगर हम सारा काम उसको करके देंगे और हम काम में उसको हेल्प करेंगे तो उसमें शेम वाली फीलिंग डिपेंड हो जाएगी और उसमें विल पावर नहीं डेवलप हो पाएगी। थर्ड जो स्टेज आती है यहाँ पे, थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, वो होती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की फीलिंग, ठीक है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, अगर हम बच्चे को, वो होती है 3 से 6 ईयर्स की एज में, 6 ईयर्स तक की एज में हमारी ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट डेवलप होती है। इसमें बच्चा एक्सप्लोर करना चाहता है अपने वर्ल्ड को, पर और हम उसको एक्सप्लोर करने देते हैं तो वो इनिशिएटिव शो करता है, उसकी लाइफ में एक पर्पस डेवलप हो पाता है। बट अगर उसको एक्सप्लोर नहीं करने देते तो उसमें गिल्ट की फीलिंग आती है और वो पर्पसफुल नहीं बन पाता है। नेक्स्ट स्टेज जो फोर्थ स्टेज है वो है यहाँ पे इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ठीक है। ये कब से कब तक होती है? ये होती है हमारी 6 to 12 ईयर्स,
6 to 12 ईयर्स में डेवलप होती है हमारी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी वाली स्टेज, 6 to 12 ईयर्स। यहाँ पे बच्चा स्कूल वर्क करता है, अगर वो प्रॉपरली स्कूल का काम कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, तो वो कॉम्पिटेंस डेवलप होती है, वो कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है। अगर वो नहीं करता है तो वो कॉम्पिटिटिव नेचर का नहीं बन पाता। नेक्स्ट स्टेज आती है 5th स्टेज, जिसमें होता है हमारा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। यहाँ पे ये जो होती है ये आती है हमारी टीनेज वाली स्टेज में। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन ये टीनेज वाली स्टेज में आती है, जब यंग एडल्ट होते हैं, प्यूबर्टी वाली स्टेज में। प्यूबर्टी वाली स्टेज में ये आती है मोस्टली। कब आती है? यंग एडल्ट कैसे हो जाएंगे? वो टीनेज होंगे, एडोलसेंट जब होंगे, 12 से 18 ईयर्स की एज में एडोलसेंट जब होंगे, ठीक है। यहाँ पे उनको अपनी खुद की जो आइडेंटिटी है वो समझ में नहीं आती कि हम किस रोल में फिट बैठते हैं, हमारे बिलीफ क्या हैं, सेल्फ आइडेंटिटी। तो अगर वो नहीं वे अच्छे से डेवलप हो जाती है तो उनमें फिडिलिटी डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? फिडिलिटी डेवलप होती है। 6th स्टेज जो है यहाँ पे वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन जो यंग एडल्ट में देखने को मिलती है। यंग एडल्ट में अगर उनके अच्छे रिलेशनशिप मिल रहे हैं, वो इंटीमेसी अच्छे से डेवलप कर पा रहे हैं, लव रिलेशनशिप अच्छे से बना पाएंगे। आइसोलेटेड है तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम होगी रिलेशनशिप बनाने में। तो यहाँ पे अगर उनके अच्छे रिलेशनशिप बन रहे हैं तो वो लवली इंडिविजुअल बन पाएंगे। 7th स्टेज जो यहाँ पे है वो है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन की स्टेज, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये मिडिल एज में आती है। यहाँ पे बच्चा प्रोडक्टिविटी शो करता है। ठीक है, बच्चे के अंदर अगर वो प्रोडक्टिव है तो वो क्या है? केयर शो करेगा। 8th स्टेज जो होती है वो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। ओल्ड एज में ऐसा आता है जब ऐसे किसी ने वो सारी चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में जो वो करना चाहता था, तो वो क्या होगा? वो संतुष्ट होगा। उसका जो लाइफ का व्यू होगा या लाइफ का रिव्यू होगा वो एक पॉजिटिव रिव्यू होगा, वो सेटिस्फाइड लाइफ जिएगा ओल्ड एज में, और वो विजडम फील करेगा, है ना। बट अगर किसी कुछ चीज़ करना चाहता था और उसने नहीं करी वो चीज़, तो वो डेस्पेयर, दुख में रहेगा, है ना। वो हमेशा कोसता रहेगा, मैंने ये नहीं किया, वो दुखी रहेगा, ठीक है। ये स्टेज होती है। तो यहाँ पे जो इरिक्शन है वो फोकस करते हैं कि डेवलपमेंट सोशली इन्फ्लुएंस्ड करी जाती है और पूरे लाइफ स्पेल में होती है एक इंडिविजुअल के। कल्चर और इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। हेल्दी रिजोल्यूशन अगर हम करेंगे हर एक स्टेज में तो पॉजिटिव आउटकम आएंगे किसी की भी पर्सनैलिटी में, ठीक है। फ्रूड 5 स्टेजेस की बात करते हैं और इरिक्शन 8 स्टेजेस की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 3rd क्वेश्चन, द फीलिंग ऑफ एडोलसेंट्स एवरीवन इज लुकिंग एट मी, सब मेरे पे देख रहे हैं, कैन बी टर्म्ड एज, इसको क्या बोला जाता है? पर्सनल फेबल, इमेजिनरी ऑडियंस, अनोरेक्सिया नर्वोसा, ये तो ईटिंग डिसऑर्डर होता है, बुलिमिया नर्वोसा, तो ये इमेजिनरी ऑडियंस ही बच्चा मतलब ये सोच लेता है कि सब मेरे को देख रहे हैं, सब मेरे बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। पर्सनल फेबल क्या होता है? ये भी एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म से रिलेटेड होता है, जहाँ पे टीनेजर्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि वो यूनिक है। यहाँ पे टीनेजर्स क्या सोचते हैं? यहाँ पे टीनेजर्स सोचते हैं, बिलीव करते हैं कि दे आर यूनिक एंड इनविंसिबल, यूनिक है एंड इनविंसिबल है, ठीक है। और उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, सिर्फ दूसरों के साथ ही गलत हो सकता है। और ये क्या होता है? ईटिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? ये भी ईटिंग डिसऑर्डर होता है, पर इसमें क्या करता है बच्चा? यहाँ पे वोमिटिंग वगैरह शो करता है, वो खा तो लेगा खाना पर वो वोमिटिंग शो करेगा। और एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है? बच्चे को खाने से डर लगता है, वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है, उसको वेट गेन से डर लगता है। नेक्स्ट है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? अप्लाइड बिहेवियर, हम अप्लाई कर रहे हैं बिहेवियर को, ठीक है, वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग, इंसाइटफुल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड है। देखो क्लासिकल कंडीशनिंग इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स को एसोशिएट करती है एक स्टिमुलस के साथ। जैसे पेवलोव ने जब एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, तो उसका सलीवा का सिक्रेशन क्या था? एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स था,
इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स वो होते हैं जो बिना चाहे हुए हम रिस्पॉन्स देते हैं, सलाइवा अपने आप सीक्रेट होती है। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स यहाँ पे एसोसिएट होता है एक स्टिमुलस के साथ। स्टिमुलस क्या था, खाने का आना स्टार्टिंग में, फिर बेल का बजना, ठीक है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस हो गया। तो यहाँ पे स्टिमुलस के साथ इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स का एसोसिएशन क्लासिकल कंडीशनिंग में बात की जाती है। पेवलोव ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इज ए थेरेपी। ये अप्लाइड जो बिहेवियर एनालिसिस है ये एक थेरेपी है। ABA इसको क्या बोलते हैं, ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ये एक थेरेपी है। ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, कौन से प्रिंसिपल पे, ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड होती है, जो किसने डेवलप किया था, BF स्किनर ने डेवलप किया था। BF स्किनर ने इसको डेवलप किया था। ये फोकस करती है कि कैसे कॉन्सिक्वेंस किसी भी बिहेवियर के हमारे नेक्स्ट बिहेवियर के ओक्योर होने पे और ना होने पे कैसे अफेक्ट डालता है, ठीक है। ये किस पे फोकस करते थे कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ बिहेवियर, किसी भी बिहेवियर के जो नेगेटिव साइड इफेक्ट होंगे या साइड इफेक्ट होंगे, जो भी बिहेवियर के जो साइड इफेक्ट होंगे या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो कैसे अफेक्ट करेंगे किसको, लाइक्लीहुड को। लाइक्लीहुड स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, लाइक्लीहुड ऑफ दैट बिहेवियर ओक्योरिंग अगेन, कि वो बिहेवियर दोबारा से होगा या नहीं होगा, ओक्योरिंग अगेन, ठीक है। तो ये यहाँ पे रीइंफोर्समेंट को अप्लाई करते हैं ताकि डिजायर्ड बिहेवियर को इंक्रीज। स्किनर बात करते हैं कि किसी बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस, अगर उसको पनिशमेंट मिलेगी तो वो बिहेवियर नहीं होगा रिपीट, अगर उसको रिवार्ड मिलेगा तो वो बिहेवियर रिपीट होगा, ठीक है, ये बात करते हैं। तो यही हमारे थेरेपी में यूज़ करते हैं, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में इसको यूज़ करते हैं। इंसाइटफुल लर्निंग, हमने बोला था कि इंसाइटफुल लर्निंग जो है गेस्टाल्ट बात करते हैं इसकी, और कोलर भी बात करते हैं, जिन्होंने चिंपैंजीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि एकदम से हम कोई चीज़ थॉट आता है हमारे अंदर, एकदम से लर्निंग होती है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करते हैं, बंडूरा बात करते हैं, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट की बात हमने की थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, operant conditioning. Next है young teenagers often believe that they are completely unlike anyone else, कि वह दूसरों जैसे नहीं है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, अभी ऊपर बात की थी, इसको पर्सनल फेबल बोला जाता है। बच्चे अपने आप को यूनिक समझते हैं, स्पेशल समझते हैं, उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, वो हराए नहीं जा सकते, ये सब फीलिंग पर्सनल फेबल में आती है। इमेजिनरी ऑडियंस, जब वो सोचते हैं कि सब हमें देख रहे हैं, सब ये सोच रहे हैं ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है कि हम खुद के पोटेंशियल को रियलाइज करें। सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब होता है जब हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिवेल करते हैं अपने बारे में, अपने ही सीक्रेट्स को हम दूसरों के सामने जब रिवेल करते हैं या बताते हैं, तो वो पर्सनल सेल्फ डिस्क्लोजर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पर्सनल फेबर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात कौन करते हैं, बंदूरा बात करते हैं बोबोडोल एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले अटेंशन देगा बच्चा, तो तीनों सारे ऑप्शंस में अटेंशन पहले है। उसके बाद क्या था, वो रिटेन करता है, उस चीज़ को याद रखता है। फिर क्या करता है, रिटेन करता है। पहले अटेंशन का मतलब क्या है, नोटिस करना बिहेवियर को। रिटेंशन का मतलब क्या है, मेमोरी। तो यहाँ पे भी रिटेंशन है और यहाँ पे भी रिटेंशन है, ये और ये ऑप्शन हमारा कट जाता है। रिटेन करेगा चीज़ों को, फिर उसके बाद क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब उस चीज़ को इमिटेट करेगा, कॉपी करेगा, ठीक है। रिटेंशन के बाद क्या आएगा, रिप्रोडक्शन, तो ये भी हमारा कट गया। रिप्रोडक्शन मतलब उस सेम चीज़ को रिपीट करता है। मोटिवेशन का मतलब क्या है, फिर उसके पास एक रीज़न आ जाता है उस चीज़ को करने का, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या है, करेक्ट है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे। कौन सी स्टेटमेंट इनसे सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट बिलीव्स दैट डेवलपमेंट इज ए डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। वो क्या बिलीव करते हैं कि डेवलपमेंट एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। वो डिसकॉन्टिन्यूअस ही बोलते हैं क्योंकि वो अलग अलग स्टेजेस की बात करते हैं। पहले सेंसरी मोटर स्टेज की बात करते हैं, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं, फिर वो बात करते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं, फिर वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं। तो ये कैसी स्टेजेस हैं, ये कैसी प्रोसेस है, डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेसेस है।
इट अज्यूम्स दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। और पियाजे क्या बात करते हैं कि बच्चा पहले एसिमिलेट करता है नई चीज़ों को, और फिर वो अगर उसको अकोमोडेट करनी पड़ती है तो वो पहले के स्कीमास को चेंज करता है। ठीक है। थर्ड, इट बिलीव्स दैट डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो वो बिलीव नहीं करते कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो बिलीव करते कि इट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो ये नॉट ट्रू है, ये नॉट ट्रू है। फोर्थ है, इट बिलीव्स दैट कोग्निटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन 4 डिफरेंट स्टेजेस। 4 डिफरेंट स्टेजेस में हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है। सेंसरी मोटर हमारी फिर क्या होती है, प्री ऑपरेशनल होती है, कंक्रीट होती है और फॉर्मल ऑपरेशनल होती है। तो ये भी ठीक है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, थर्ड रहेगा। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस इज अ पार्ट ऑफ। लाइफ स्पेस का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंसाइटफुल लर्निंग या लेविन्स फील्ड थ्योरी। ये जो लाइफ स्पेस है ये किसका पार्ट है, ये लेविस की फील्ड थ्योरी का पार्ट है। क्लासिकल कंडीशनिंग हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। फील्ड थ्योरी का मतलब क्या है, कंसेप्ट जो है फील्ड थ्योरी का मतलब लाइफ स्पेस का, वो फील्ड थ्योरी में आता है। ये फील्ड थ्योरी किसने दी है, कुर्ट लेविस ने दी है, कुर्ट लेविन ने दी है। कुर्ट लेविन ने जो डिस्क्राइब करते हैं कि इंडिविजुअल की साइको सोशल इन्वायरमेंट को कि इंडिविजुअल का जो साइको सोशल इन्वायरमेंट है किसी भी टाइम पे वो कैसा होता है, उसको डिस्क्राइब करती है लेविन की फील्ड थ्योरी। ठीक है। इंसाइटफुल लर्निंग डिफरेंट है, जिसमें एकदम से हमारे चिंपैंजीज वाला एक्सपेरिमेंट आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बोथ टेंड टू स्ट्रेंथन ए रिस्पॉन्स, दोनों ही एक रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथ करती है। पनिशमेंट तो वीक करती है किसी भी रिस्पॉन्स को, तो ये तो सही नहीं होगा, है ना। रिवार्ड से पनिश मतलब कोई भी रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पर पनिशमेंट से तो वो वीक होता है, तो ये तो इनकरेक्ट है। बोथ टेंड टू वीकन ए रिस्पॉन्स, नो, रिवार्ड से हमारा स्ट्रेंथ होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन ए रिस्पॉन्स, स्ट्रेंथन ए रिस्पॉन्स इसने बोला है, वेयर एज पनिशमेंट वीकन से रिस्पॉन्स। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है किसी भी एवर्सिव स्टिमुलस को, किसी भी नेगेटिव या एवर्सिव स्टिमुलस को रिमूव करना ताकि बिहेवियर इंक्रीज हो उसके। वाइल पनिशमेंट इन्वॉल्व करती है कि हम प्लीजेंट स्टिमुलस को हटा के क्या करें, बिहेवियर को डिक्रीज कर दे। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वीकन से रिस्पॉन्स, नो, ये स्ट्रॉन्ग करती है एक रिस्पॉन्स को, वेयर एज पनिशमेंट स्ट्रेंथन रिस्पॉन्स, पनिशमेंट वीक करती है। तो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्या बोलता है, इफ वन एक्टिविटी ओक्योर्स मोर ऑफन देन अनदर, एक एक्टिविटी बार बार हो रही है दूसरे के कंपैरिजन में, इट कैन बी यूज टू रीइंफोर्स द एक्टिविटी डेट ओकर्स लेस ऑफन। तो ये जो एक्टिविटी है वो रीइंफोर्स करेगी उस एक्टिविटी को जो कम हो रही है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखे हैं, प्रीमेक प्रिंसिपल, थॉर्नडाइक प्रिंसिपल, स्किनर प्रिंसिपल या पेवलोव प्रिंसिपल। प्रीमेक प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि जो मोर प्रोबेबल मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो या जो डिजायर्ड एक्टिविटी हो, वो उसको हम एज अ रीइंफोर्सर यूज कर सकते हैं ऐसी एक्टिविटी को करवाने के लिए जो कम डिजायरेबल है। ठीक है। ये परफेक्टली किसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, यह प्रीमेक प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है कि ऐसी एक्टिविटी जो बहुत बार हो रही है वो एज अ रीइंफोर्सर यूज करके हम ऐसी एक्टिविटी करवा सकते हैं कि जो लेस डिजायरेबल है। थॉर्नडाइक प्रिंसिपल किसने दिया है, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। ये कंट्रीब्यूट करते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट पे, ये लॉ ऑफ इफेक्ट भी इन्होंने दिया है, लॉ ऑफ मिसयूज डिसयूज। ठीक है, सॉरी, मिसयूज का जो इफेक्ट है, लॉ ऑफ इफेक्ट की बात है कि जो रिस्पॉन्स है अगर उस रिस्पॉन्स से सेटिस्फाई करने वाला कॉन्सिक्वेंस आ गया, मतलब अच्छा कॉन्सिक्वेंस आ गया, तो वो बार बार रिपीट होगा। अगर मतलब रिवार्ड मिल गया किसी बच्चे को तो बार बार वो उस बिहेवियर को रिपीट करेगा। ये लॉ ऑफ इफेक्ट है। स्किनर प्रिंसिपल बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग पे कि कैसे रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट किसी बिहेवियर के ओक्योरेंस पे अफेक्ट डालती है ना। इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। पेवलोव प्रिंसिपल क्या है, पेवलोव को क्लासिकल कंडीशनिंग उन्होंने दी है। वो बोलते हैं कि न्यूट्रल स्टिमुलस को हम नेचुरल स्टिमुलस के साथ मिला के कंडीशनल रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकते हैं, ये पेवलोव मानते हैं ना। इन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमेक प्रिंसिपल सही बैठता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल की बात की गई है, कौन सा इसमें से एग्जाम्पल नहीं है। गेटिंग सैलरी एवरी मंथ फिक्स्ड है, हर साल मिलेगा, हर महीने मिलेगा, तो ये क्या है, फिक्स्ड इंटरवल का एग्जांपल है। डायलिंग ए बिजिंग नंबर, ये फिक्स्ड का नहीं है,
है ना। हैविंग ए पीरियोडिक डेंटल चेकअप, पीरियोडिक मतलब 6 महीने में कोई करवा रहा है या 3 महीने में रेगुलरली करवा रहा है, तो ये भी फिक्स्ड इंटरवल पे हो रहा है। गेटिंग इंक्रीमेंट एवरी ईयर, ये भी फिक्स्ड इंटरवल का बात कर रहा है, पर डायलिंग ए बिजी नंबर मतलब ये क्या है, फिक्स्ड इंटरवल पे नहीं हो रहा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का कौन सा इनमें से ऑप्शन सही नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहला प्रॉब्लम इन विजन एंड हियरिंग। देखो जो हमारे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं उनको हो भी सकती है सेंसरी सेंसिटिविटी जैसे विजन में या हियरिंग प्रॉब्लम, है ना, बट ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है डिसऑर्डर का, ठीक है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है, बट ये हो सकती है प्रॉब्लम, तो ये हो सकता है। प्रॉब्लम इन सोशल इंटरेक्शन, ये हमारा जो है ये सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, ये बिल्कुल ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि आए ही, तो ये गलत है, ठीक है, ये मतलब मे बी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है हियरिंग और विजन लॉस, पर इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म। बट ऑटिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बच्चा सोशली इंटरेक्शन नहीं कर पाता, उसको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, उसको ना सोशल क्यूज या रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, जैसे उसकी स्पीच बहुत लेट डेवलप होती है, उसको कन्वर्सेशन करने में मतलब करने में प्रॉब्लम होती है। रिपीटेटिव बिहेवियर शो करता है बच्चा, जैसे बार बार वो एक ही ऑब्जेक्ट को टच करेगा या बार बार चीज़ें रिपीट करेगा, तो ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। कौन सी चीज़ नहीं होती, ये नहीं होती, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किम चेंज्ड हर मोबाइल नंबर एंड गोट ए न्यू नंबर। किम ने चेंज कर लिया अपना मोबाइल नंबर, एक नया नंबर ले लिया। व्हेन समवन आस्क्ड हर न्यू नंबर शी कुड रिकॉल ओनली 3 डिजिट ऑफ हर न्यू मोबाइल नंबर, द कॉज बिहाइंड इट मे बी। तो वो 3 ही डिजिट याद कर पाती है। इसके पीछे क्या रीजन है, डीके है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है, सप्रेशन है या रिग्रेशन है। देखो डीके में क्या होता है, डीके थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि मेमोरीज टाइम के साथ क्या होती है, फेड होती है। मेमोरीज जो होती हैं अगर हम उनको रिपीट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार लर्न नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो मेमोरीज फेड्स अवे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बात करता है कौन, पीरियड ऑफ टाइम, डीके इसकी बात करते हैं, ठीक है। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की बात है, जब ओल्ड मेमोरीज को हम नई मेमोरीज के साथ इंटरफेयर करवा देते हैं तो ओल्ड चीज़ें हम भूल जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास पुराना फ़ोन नंबर था और हमने नया वो उसको डिस्कार्ड करके नया नंबर ले लिया, तो हमें नया नंबर याद रहेगा और पुराने को धीरे धीरे हम भूल जाएंगे। ये है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, ये क्या है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे क्या बात की गई, उसने चेंज कर लिया अपना मोबाइल नंबर और एक नया नंबर ले लिया, तो उसको जब उसका नए नंबर के बारे में बात करते हैं तो वो किस अपने नए नंबर की 3 ही डिजिट याद कर पा रहा है, ठीक है, तो उसकी नई मेमोरी बनने में टाइम लगेगा, ये भी प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है। सुप्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्शियस एफर्ट जब हम लगाते हैं अपनी अनवांटेड मेमोरीज को भुलाने के लिए, दुख को भुलाने के लिए, अगर हम भाई बहुत कॉन्शियस एफर्ट लगा रहे हैं कि हमें बार बार ये याद ना आए, तो वो सुप्रेशन है। रिग्रेशन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, जब कोई इंडिविजुअल्स जो अपने जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स है उसको रिवर्ट करा जाता है अर्ली स्टेजेस में उसकी डेवलपमेंट की, तो मोर इमेच्योर स्टेज ऑफ बिहेवियर है ये रिग्रेशन, जहाँ पे अनरिलेटेड जो मेमोरी है उसको डिस्क्राइब करता है इंडिविजुअल्स अपने दुख को छुपाने के लिए, ठीक है। तो रिग्रेशन एक अलग चीज़ है, ये नेगेटिव फॉर्म में आती है। यहाँ पे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस आएगा कि नया नंबर आया तो एकदम से याद कैसे होगा, उसको पुरानी मेमोरीज भूलने में टाइम लगेगा, तो ये प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की। Children learn very little from performing tasks they can already do independently। ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो बोर्डम आ जाता है। कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ इट, ये भी सही है। इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंट ऑफ लैंग्वेज, नो, वाइगोत्स्की बात करते हैं कि लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रोशियल रोल प्ले करती है ये कोग्निटिव डेवलपमेंट में और थॉट, हमारे थॉट को डेवलप करने में। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। ये सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देते हैं कि भाई पीयर से सीखता है बच्चा, सोशली इंटरेक्ट करके सीखता है, कल्चरली इंटरेक्ट करके सीखता है, वो उसके कोग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द इनकरेक्ट, ये नॉट ट्रू है और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, एज क्लासिफाइड बाय ब्लूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब डोमेन ऑफ कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन का कौन सा सब डोमेन नहीं है, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस या रिस्पोंडिंग। तो यहाँ पे रिस्पोंडिंग नहीं है, वो हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन की भी बात करते हैं, एनालिसिस की भी बात करते हैं और सिंथेसिस की भी बात करते हैं।
एप्लीकेशन इज ए लेवल विद इन द कोग्निटिव डोमेन, ये कोग्निटिव डोमेन के अंदर आता है, कोग्निटिव डोमेन के अंदर आता है जो ब्लूम्स देते हैं। ब्लूम्स अपनी टेक्सोनोमी में कोग्निटिव डोमेन की बात करते हैं, उसके अंदर एप्लीकेशन आता है जहाँ पे हम जब नई नॉलेज, नई सिचुएशन जब आएगी या नई प्रॉब्लम जब आएगी, उसमें हम अपनी पहले सीखी हुई नॉलेज का अप्लाई करेंगे। जो हमने पहले सीख रखा है उसको अप्लाई करना क्या है, एप्लीकेशन है। एनालिसिस का मतलब क्या है, ये एक ऐसा लेवल होता है, ये भी कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। किसके अंदर आता है, कोग्निटिव डोमेन वाले डोमेन के अंदर आता है जो ब्लूम्स ने दिया है। इसका मतलब है कि हम नई प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं समझने के लिए कि हम इसे पे कौन सी नॉलेज अप्लाई करें, है ना, कैसे इसको सोल्व करें। सिंथेसिस का मतलब है जब हम एक नई नॉलेज या नया कोग्निटिव प्रोसेस डेवलप करते हैं, नए इन्वायरमेंट में या फिर नई प्रॉब्लम जब हम फेस करते हैं तो हम एक नई नॉलेज डेवलप करते हैं, उसको सिंथेसिस बोला जाता है। रिस्पोंडिंग हमारा किस में आता है, अफेक्टिव डोमेन में आता है, अफेक्टिव डोमेन के अंदर आता है जहाँ पे हम फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स की बात करते हैं, ना कि कोग्निटिव डोमेन की बात करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के थ्रू बॉडी मूवमेंट, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजन एंड हियरिंग, ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती है। बॉडी मूवमेंट हमारा सेरिबेलम मेंटेन करता है। अगर मैं इसको साइंस की टर्म में भी बताऊं, सेरिबेलम हमारा पोस्चर, मैं लिफ्ट में जा रही हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, सेरिबेलम कंट्रोल करता है जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। और फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। तो इसने बोला है फंक्शंस विच ऑफ द फंक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय, तो कौन सा कंट्रोल नहीं किया जाएगा, बॉडी मूवमेंट कंट्रोल नहीं की जाएगी। सोच भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजन, हियरिंग, ये सब हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। 17 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डे ड्रीमिंग अमोंग एडल्ट्स। एडोलसेंट के अंदर कौन सा सही नहीं है डे ड्रीमिंग के बारे में। एडोलसेंट क्या होते हैं, जो प्यूबर्टी लेवल पे आते हैं, ठीक है, 18 साल तक के बच्चे। तो इसमें पूछा गया इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्टिव प्ले, एक्टिव प्ले की फॉर्म होती है जब बच्चे क्या करते हैं, डे ड्रीमिंग, ये बिल्कुल सही है। द रोल नोट, इसने बोला नोट, अच्छा नोट ट्रू, ये सही नहीं है भाई, नोट ट्रू जो सही नहीं है, ठीक है, एक्टिव प्ले का पार्ट नहीं होती है हमारी डे ड्रीमिंग। द रोल एडोलसेंट अडॉप्ट इन डे ड्रीमिंग आर हीरोइक, हीरोइक, हाँ कि भी हम तो क्या है कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। हीरोइक आइडियलिस्टिक रोल, मतलब अपने आप को वो देने लग जाते हैं कि हम तो ये बनेंगे वो बनेंगे। इट इन्वॉल्व्स मोर फिजिकल एक्टिविटी देन मेंटल, ये इनकरेक्ट है। बच्चे मेंटल लेवल पे बहुत सोचते हैं जब डे ड्रीमिंग करते हैं, इसमें फिजिकल वर्क कुछ नहीं होता। इट इन्वॉल्व्स मोर मेंटल एक्टिविटी देन फिजिकल, ये ठीक है, मोर मेंटल एक्टिविटी करते हैं। इट इन्वॉल्व्स मोर फिजिकल एक्टिविटी देन मेंटल, तो फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं होती इसमें, ठीक है। नॉट ट्रू अबाउट डे ड्रीमिंग अमोंग एडोलसेंट, ये इनकरेक्ट है, ये हमारे पास इनकरेक्ट है, ठीक है। ये हमारा ट्रू है, ये भी इनकरेक्ट है हमारे पास। और हमारा इट इन्वॉल्व्स मोर मेंटल एक्टिविटी देन फिजिकल, ये ट्रू है। तो यहाँ पे दो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और इसने इनकरेक्ट पूछी है, तो दोनों ही सही होंगी, फर्स्ट और थर्ड। ए टीनेजर फील्स दैट नो वन हैज़ एवर बीन एज डीपली इन लव एज ही इज़, इट इंडिकेट्स, एक टीनेजर सोचता है जितना प्यार उसको हुआ कभी किसी को हुआ ही नहीं। ये क्या है, इमेजिनरी ऑडियंस तो नहीं है। इमेजिनरी ऑडियंस हमने पढ़ा कि इस पेपर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एडोलसेंट से ना, इसमें इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब क्या है कि वो सोचता है दूसरे मेरे बारे में सोच रहे हैं। पर्सनल फेबल, पर्सनल फेबल का मतलब क्या होता है कि ईगोसेंट्रिक बिलीफ, कि मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं यूनिक हूँ, तो मेरे को प्यार हुआ वैसे किसी को नहीं हो सकता, ये क्या है, पर्सनल फेबल। सेल्फ आइडेंटिटी, इसमें तो बच्चे को सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, तो ये भी नहीं होगा और ये तो होता ही है। तो इसमें बोला कि अगर वो सोचता है डीपली लव में मैं ही हूँ और कोई नहीं है, तो वो पर्सनल फेबल है। नेक्स्ट है द फ्रेज सिक्स ऑन वन हैंड, the phrase six on one hand and half a dozen on other best describe which of the following type of conflict। एक फ्रेज है सिक्स ऑन वन हैंड, एक हाथ में सिक्स है, हाफ ए डजन ऑन अदर बेस्ट, अदर दूसरे हाथ में एक डजन है, मतलब एक दर्जन है। ये किस टाइप के कन्फ्लिक्ट को दर्शाता है? अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, अप्रोच अप्रोच कन्फ्लिक्ट, डबल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। तो ये अप्रोच अप्रोच कन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। अप्रोच कन्फ्लिक्ट में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो आइडेंटिटिकल होते हैं, इक्वली डिजायरेबल होते हैं। जैसे एक हाथ में सिक्स है, एक हाथ में हाफ ए डजन है, तो दोनों एक ही जैसे हैं, हाफ ए डजन और सिक्स, ये एक ही तो बात हुई, 6 होना और एक आधा दर्जन होना, बात तो एक ही है। तो सेम आइडेंटिकल और इक्वली डिजायरेबल सिचुएशन के बीच में
जब हम चॉइसेस क्रिएट करते हैं कि भैया तो ये चूज़ कर ले या ये चूज़ कर ले, है ना, तो वो क्या होता है अप्रोच कन्फ्लिक्ट, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है उसमें, ठीक है। अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट में क्या होता है, दो टाइप के कन्फ्लिक्ट होते हैं जिसमें एक सिंगल गोल होता है, दोनों ही अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव एस्पेक्ट हम रखते हैं। अवॉइडेंस में क्या होता है, दो अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव रखते हैं कि भाई ठीक है, जो अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव वो होते हैं, उसको दोनों को ही बच्चा क्या करता है अवॉइड करता है। डबल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट में क्या होता है, दो गोल होते हैं, दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर्स के साथ हम रखते हैं, एक में पॉजिटिव जिसमें अप्रोच होगा, एक में नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक में आधा दर्जन है, एक में 6 है, तो दोनों सेम हमारे पास गोल हैं, कोई भी बच्चा चूज कर सकता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी ऑफ ब्रोन फैन ब्रेनर, जो अलग अलग सिस्टम की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू मैक्रो सिस्टम ऑफ चाइल्ड, मैक्रो सिस्टम से कौन सा बिलोंग नहीं करता है, स्कूल नहीं करता है, वैल्यूज आर पार्ट ऑफ मैक्रो सिस्टम, लॉज आर पार्ट ऑफ मैक्रो सिस्टम, कस्टम्स आर पार्ट ऑफ मैक्रो सिस्टम, बट स्कूल किसका बिलोंग करता है, मेजो सिस्टम से बिलोंग करता है। स्कूल किससे बिलोंग करता है, मेजो सिस्टम से बिलोंग करता है, जिसमें माइक्रो सिस्टम आता है, हमारा इंटरेक्शन होता है माइक्रो सिस्टम्स के अंदर। माइक्रो सिस्टम में होम स्कूल आता है, ठीक है, स्कूल और होम किसके अंदर आता है, माइक्रो सिस्टम के अंदर आता है। पर स्कूलों के बीच में इंटरेक्शन अगर हम करेंगे, माइक्रो सिस्टम होम और स्कूल के बीच में अगर हम इंटरेक्शन करें तो वो मेजो सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हमारा किसका पार्ट नहीं है, मैक्रो सिस्टम का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ रिवार्ड, इट इज़ ए टाइप ऑफ ब्राइब, क्या हमारा जो रिवार्ड है वो ब्राइब होता है, नहीं। इट इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर, येस। इट इज़ ए प्लेजेंट स्टिमुलस, येस। इट गिव्स गिवन टू स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्स, ये भी सही है। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ये ब्राइब नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी इज गिवन बाय, इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी किसने दी है, बिनेट और साइमन ने क्या दिया है, IQ टेस्ट दिया है। कैरोल और कैटल ने ये थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जैसे फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ये फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की बात करते हैं, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की ये बात करते हैं। स्टर्नबर्ग एंड लुबर्ट, ये जो स्टर्नबर्ग एंड लुबर्ट है ये सही है, क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं, जो थ्योरी ये बताती है कि क्रिएटिव पीपल जो है वो गुड इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सस्ते में खरीदेंगे कोई चीज़ और उसको हाई प्राइस में बेचेंगे, ठीक है, वो क्रिएटिव होते हैं इन्वेस्टमेंट में। वॉटसन एंड रेनर जो है, जॉन बी वॉटसन एंड रोजेली रेनर, इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट किया था लिटिल एल्बर्ट पे, और इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग पे काम किया था। तो स्टर्नबर्ग एंड लुबर्ट ने इन्वेस्टमेंट थ्योरी दी है किसकी, क्रिएटिविटी की। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, बोलता है एट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन थिंक विद देयर आईज, ईयर्स, हैंड्स एंड अदर सेंस ऑर्गन्स। इसने एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात की है जिसमें बच्चे सोचते हैं अपनी आंखों से, कानों से, हाथों से और अपने सेंस ऑर्गन से। द अबोव स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, ऊपर वाली स्टेटमेंट कौन से स्टेज को डिफाइन करती है, सेंसरी मोटर स्टेज को, कानों से, ईयर से, ये सारे सेंस ऑर्गन्स की बात की गई है, तो इसमें सेंसरी स्टेज की बात की गई है। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है जब 2 से 7 साल का बच्चा होता है, 2 से 7 साल का जब बच्चा होता है, इसमें बच्चा लैंग्वेज डेवलप करता है, सिंबॉलिक थिंकिंग सीखता है, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, है ना। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 7 से 11 साल की एज में होती है, जिसमें बच्चा लॉजिकली सोचने लग जाता है ना, उसको कंजर्वेशन का कंसेप्ट आ जाता है, वो उसको पता होता है 2 + 7 हमारे 9 होंगे और 9 में से 7 माइनस कर देंगे तो 2 होंगे, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी का इफेक्ट समझ में आ जाता है, कॉज एंड इफेक्ट समझ में आता है कि अगर आप लॉ फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, कॉज एंड इफेक्ट समझ में आ जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये फाइनल स्टेज है जो 12 साल से ऊपर के बच्चों में है, जिसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्टली सोच पाता है, हाइपोथेसिस दे पाता है, ठीक है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव उसके बन जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट, चाइल्ड स्टडी मूवमेंट के कौन फाउंडर हैं, एल्फ्रेड बिनेट ने क्या दिया है, बिनेट साइमन टेस्ट दिया है जिसको IQ टेस्ट बोलते हैं। थियोडर साइमन ने क्या दिया है, इसने कोलैबोरेट किया था एल्फ्रेड बिनेट के साथ, बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल को डेवलप करने के लिए, किसको डेवलप करने के लिए, इंटेलिजेंस स्केल को डेवलप करने के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि भाई इतने से इतने का स्केल है तो बच्चा कैसा है, एवरेज है या, ठीक है। जी स्टेनले होल
को फाउंडर बोला जाता है चाइल्ड स्टडी मूवमेंट का। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट के जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ पे काम किया था, और उन्होंने किस पे काम किया, चाइल्ड स्टडी मूवमेंट पे काम किया। इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चनरी क्या होते हैं, क्वेश्चंस क्रिएट करना, ट्रू फॉल्स, राइट या वन वर्ड आंसर जिसमें होते क्वेश्चनरीज इन्होंने यूज़ की थी बहुत सारे बच्चों के ग्रुप को स्टडी करने के लिए, ठीक है। जी स्टेनले होल ने। B.F. स्किनर का हमें पता ही है कि इन्होंने कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, जिसमें ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के कंसेप्ट को के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ थिंकिंग ड्यूरिंग एडोलसेंस एज प्रपोज्ड बाय एल्किंड। एल्किंड इसने बोला नॉट ए फॉर्म ऑफ इमेच्योरिटी, इमेच्योरिटी की फॉर्म नहीं है जब हम एडोलसेंस के बारे में सोचते हैं, जो किसने दी है, एल्किंड ने दी है। फर्स्ट क्या है, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का मतलब क्या है, जो एडोलसेंट होते हैं, एडोलसेंट जो होते हैं वो आइडियलिज्म शो करते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि अपने आप को एक आइडियल वे में वो डे ड्रीमिंग करते हैं कि हम आइडियल, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉट ए फॉर्म ऑफ इमेच्योरिटी पूछा गया है, तो यही होगी। नेक्स्ट क्या है, आर्ग्यूमेंटेटिवनेस। आर्ग्यूमेंटेटिवनेस, एल्किन क्या नोट करते हैं कि एडोलसेंट जो हैं वो मोस्टली आर्ग्यू करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, है ना। क्यों करते हैं, आर्ग्यू क्यों करते हैं, बताओ आर्ग्यू क्यों करते हैं। अगर आर्ग्यू नहीं करेंगे तो उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग नहीं डेवलप हो पाएगी, है ना। वो लॉजिकली नहीं सोच पाएंगे, ठीक है, रीजनिंग स्किल्स नहीं आ पाएंगे। असर्टिवनेस, ये असर्टिवनेस का मतलब है कि जो अथॉरिटी होती है, जैसे स्कूल वाले अथॉरिटी है या घर वाले मम्मी पापा हैं, उनके अंदर फॉल्ट ढूंढना, ये एल्किन की थ्योरी का एक एस्पेक्ट है जहाँ पे एडोलसेंट खुद के लॉजिक डेवलप करते हैं, ओवन लॉजिक को डेवलप करते हैं, क्योंकि वो अथॉरिटी को एनालाइज करके उनके अंदर फॉल्ट ढूंढते हैं और खुद के लॉजिक डेवलप करते हैं। असर्टिवनेस भी एक पॉजिटिव है, मैच्योर है ना। आर्ग्यूमेंटेटिवनेस भी एक मैच्योर वे है, क्योंकि इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर रहा है, इसमें खुद के लॉजिक डेवलप कर रहा है। और स्पेशलनेस, इसमें एल्किन बात करते हैं कि ये एक पर्सनल फेबल है। क्या है ये, पर्सनल फेबल है, जिसमें बच्चा सोचता है कि वही सर्वोपरि है, वो मानता है अपने आप को यूनिक, वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी रिस्क ले सकता है। ये एक इमेच्योर थॉट है, ये भी क्या है, एक इमेच्योर थॉट है, ये भी क्या है, इमेच्योर थॉट है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इमेच्योर थॉट है, नॉट ए फॉर्म ऑफ इमेच्योरिटी। आइडियलिज्म नॉट ए फॉर्म ऑफ इमेच्योरिटी। बच्चा सोचता अपने आप को, देखता है कि वो एक पायलट बन गया, वो आइडियलिज्म है, ठीक है। ये एक इमेच्योरिटी का फॉर्म नहीं है, बट ये सारे क्या है, इमेच्योरिटी की फॉर्म है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी। डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेमोक्रेटिक है, प्रोजेक्ट भी डेमोक्रेटिक है, डिस्कवरी भी डेमोक्रेटिक है। बच्चा ना अलग अलग थॉट क्रिएटिव बन पाता है इन तीनों ही चीज़ों से, पर डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। टीचर सेंटर्ड है ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है ये डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट है, विच लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर गिवन बाय थॉर्नडाइक इज सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। कौन सा लॉ है ट्रायल और एरर का जो रीइंफोर्समेंट के कंसेप्ट के सिमिलर है। लॉ ऑफ यूज़, लॉ ऑफ यूज़ का मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज हम करेंगे, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा हमें अच्छे से आएगा। लॉ ऑफ डिसयूज़, अगर हम कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट किसकी बात करता है कि अगर हमें रिवॉर्ड मिल रहा है कोई काम करने से, तो वो बिहेवियर बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट लॉ ऑफ इफेक्ट में आता है। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है कि बच्चा अगर एक प्रॉपर एज में है, एक प्रॉपर मैच्योरिटी लेवल में है, तो वो सीख पाएगा जो हम उसको सिखा रहे हैं। Modeling is an effective teaching method for children with visual impairment, children with learning disability, acid attack victims या children with intellectual disability। जो intellectually disable होते हैं बच्चे, उनको हम मॉडलिंग से सिखा सकते हैं। मॉडलिंग बंदूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें वो बोबोडोल एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हाईली इफेक्टिव मेथड होता है जब हम नया स्किल या बिहेवियर किसी ऐसे इंडिविजुअल को सिखाएं जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हाई इंटेलिजेंस। स्कोरिंग 103 ऑन एन IQ टेस्ट, reciting poem from memory, earning high grades, not making the same mistake after receiving feedback। इसने बोला बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हाई इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है कि वो सेम मिस्टेक नहीं करता फीडबैक रिसीव करने के बाद। हाई ग्रेड तो बच्चा मेमोराइज करके भी ले सकता है, ये भी हाई इंटेलिजेंस का है, पर इतनी हाई इंटेलिजेंस का नहीं है, रट के भी बच्चा
अच्छे मार्क्स ले सकता है, ये भी मेमोरी का एग्जाम्पल है। और स्कोरिंग 103, ये IQ स्कोर जो होता है ये एवरेज IQ स्कोर है, ठीक है, तो ये हाई इंटेलिजेंस को नहीं शो करता। फोर्थ बिल द करेक्ट आंसर। ए चाइल्ड एंगरली हिट्स ए प्लेमेट इन द सेम वे दैट ही हैज़ बीन पनिश्ड एट होम, जैसे वो घर पे पनिश किया जाता है वैसे ही वो अपने प्लेमेट को भी बहुत गुस्से में हिट करता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसके बारे में बंदूरा बात करते हैं कि बच्चा सोशली लर्न करता है, मॉडलिंग के थ्रू लर्न करता है, अपने पेरेंट्स को कॉपी करता है, उनके बिहेवियर को इमिटेट करता है पनिशमेंट में या फिर केयर दिखाने में। इंसाइटफुल लर्निंग चिंपैंजी वाला एक्सपेरिमेंट है। ओपरेंट और क्लासिकल लर्निंग हम बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलोव ने दिया था, ओपरेंट कंडीशनिंग हमारा स्किनर ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यहाँ पे सही आंसर है।